नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था सेकेंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा यानी कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का जो पेपर फर्स्ट है जो अपना चल रहा था, और इसी क्रम में हमने देखिएगा राजस्थान के भूगोल का जो अपना पहला टॉपिक था, राजस्थान का भूगोल, वो अपना लगभग पूरा हो चुका है। आज से अपने एक नए चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं जो है हमारा राजस्थान का प्राचीन इतिहास। आगे बढ़ने से पहले एक बार सिलेबस को देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये यहाँ पर सारा सिलेबस हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है कि एक तो हमने डेयरी वाला नहीं किया, हम इसको बाद में देखेंगे। इसके अलावा प्लानिंग और बजटरी ट्रेंड्स हैं, ये जो आपके करंट के टॉपिक हैं, इसको भी अपने नए बजट के बाद में ही करेंगे। टूरिस्ट पैलेस को अलग से करने की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी जो होगा हम कल्चर वाले टॉपिक के साथ में ही इसको डिस्कस कर लेंगे। तो एक प्रकार से मोटे मोटे तौर पर ये हमारा पूरा हो जाता है। ये हमारा दूसरा पार्ट है, एनिशिएंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। इसके विषय में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा जो सिविलाइजेशन दे रखी है यानी सभ्यताएं दे रखी हैं, गिनती की दे रखी हैं 4 सभ्यताएं। एक कालीबंगा, दूसरी आहड़ है, तीसरी गणेश्वर है और चौथी है बेराट। ये 4 सभ्यताएं हैं जो हमें पढ़नी है। सारी सभ्यताएं हमें नहीं पढ़नी है, बिल्कुल क्लासिफाइड किया हुआ है। तो हम जितना सिलेबस में है हम उतना ही डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइएगा शुरू करते हैं क्लास को। और आज की क्लास में हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं को पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता के विषय में। इन 4 सभ्यताओं में इसी का मैटर सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी यही है दोस्तों। तो दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता के बारे में जानने से पहले एक बात हम समझ लेते हैं कि जो हमारा इतिहास है, वैसे तो हम इतिहास किसे कहते हैं ये चर्चा करने की आवश्यकता तो नहीं होती है, लेकिन क्रमबद्ध घटनाओं का जो अध्ययन है, या हम कहें घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन जो है, उसे ही हम इतिहास के नाम से जानते हैं। यानी ऐसा हुआ था। तो इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तो प्रागैतिहासिक काल आता है, आधे ऐतिहासिक काल आता है और ऐतिहासिक काल आता है। प्रागैतिहासिक काल वो काल था जहाँ पर हमें लिखित कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, किसी प्रकार का कोई लेखन सामग्री हमें प्राप्त नहीं होती है। प्रागैतिहासिक काल में जो केवल हमें वस्तुएं मिली हैं, औजार मिले हैं, उन्हीं पर डिपेंड हैं, उन्हीं से हम अनुमान लगाते हैं दोस्तों। लेकिन जब आद्य ऐतिहासिक की हम बात करें, इसे लिखा गया है लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका है। इसमें लिपि आपको मिलती है लेकिन वो लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं या कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। और ऐतिहासिक काल वो हुआ जो लिखा भी गया और पढ़ा भी गया, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर आती हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कालीबंगा सभ्यता कौन से काल से संबंधित है, तो इस आद्य ऐतिहासिक काल से ही संबंधित है हमारी कालीबंगा सभ्यता, जिसे हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि कालीबंगा जो सभ्यता है वो कौन सी सभ्यता है, तो ये कांस्य युगीन सभ्यताओं की श्रेणी में आती है दोस्तों। तो कालीबंगा सभ्यता का जो संबंध है वो आद्य ऐतिहासिक काल है। इसमें लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं लेकिन उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हो सकता है इन फ्यूचर कोई ऐसी टेक्निक आ जाए और हम इन चीज़ों को पढ़ सकें दोस्तों। तो कालीबंगा सभ्यता का संबंध आद्य ऐतिहासिक काल है। यहाँ हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं, पढ़े नहीं जा सके हैं, इसलिए हम इसे आद्य ऐतिहासिक काल यानी कांस्य युगीन सभ्यता की श्रेणी में रखते हैं दोस्तों। अब इसके समयावधि की बात करें तो कार्बन C14 पद्धति के अनुसार कालीबंगा सभ्यता का जो समय है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व को स्वीकार किया गया है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। 2350 ईसा पूर्व यानी ईसा से पूर्व का समय है से लेकर के 1750 तक ईसा पूर्व का जो समय है वो इसका स्वीकार किया जाता है। कालीबंगा का काल जो है वो यही स्वीकार किया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि कालीबंगा सभ्यता कहाँ है, तो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। दूसरी बात, ये जो सभ्यताएं थी सिंधु घाटी सभ्यताएं थी, वैसे सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ही आता है ये। तो ये सारी नदी सभ्यताएं थी। हर सभ्यता आपको किसी न किसी नदी के किनारे मिलती है। तो कालीबंगा भी हमें एक नदी के किनारे मिलती है जिस नदी का नाम है घग्गर नदी।
तो कालीबंगा जो सभ्यता है हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जिसे हम दृश्यज्योति नदी के नाम से भी जानते हैं। ये जब हमने घग्गर नदी को भूगोल में पढ़ा था, हम सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो घग्गर नदी को सोतर नदी, मृत नदी, नट नदी, लेटी हुई नदी या राजस्थान का शोक के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। कालीबंगा की सर्वप्रथम अगर जानकारी की बात करें तो इटली के थे एलपी टेसिटोरी, यानी लुइज, इनका पूरा नाम था लुइज पियो टेसिटोरी जो है, इनके द्वारा सबसे पहले जो है इसकी जानकारी दी गई थी दोस्तों। कालीबंगा की खोज किसने की थी? तो कालीबंगा की खोज की अगर बात करें तो 1951-52 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी दोस्तों। आइएगा एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं जो भी प्रश्न आपको यहां से याद करने हैं। एक तो कालीबंगा का जो टाइम है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व स्वीकार किया गया है। कौन सी पद्धति के अनुसार? कार्बन C14 पद्धति के अनुसार। कालीबंगा सभ्यता कहाँ है? तो हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता स्थित है। घग्गर नदी को हम सोतर नदी, मृत नदी, नट नदी, लेटी हुई नदी और राजस्थान का शोक के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम इसकी जानकारी किसने दी, तो लुइज पियो टेसिटोरी ने। जब ये जोधपुर आए थे लुइज पियो टेसिटोरी, उसी समय की बात है। तो बीकानेर के अंतर्गत ही आता था ये, और बीकानेर में गंगा सिंह का शासन हुआ करता था उस समय। ये जानकारी हमें देखने को मिलती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भी कालीबंगा की खोज किसने की थी, तो खोज अमलानंद घोष, या एक बार सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ही पूछा गया था, उसके अंदर नाम लिखा गया था ए घोष, आरपीएससी के एग्जाम के अंदर। तो ए घोष लिखा हुआ आए या फिर अमलानंद घोष लिखा हुआ आए, बात एक ही होगी, और समय होगा 1951 से लेकर के 52 तक का। तो देखिएगा दो बातें होती हैं। एक तो होता है खोज, जिसने बता दिया भी ये स्थान है, ये कालीबंगा है। अब इसमें उत्खनन यानी कि जो सामान है उसको बाहर निकालना, ढूंढना, जैसा नगर था है ना, उसकी खुदाई का कार्य करना। तो इसकी कालीबंगा की खुदाई या उत्खनन का जो कार्य है वो बीबी लाल और बी के थापर के द्वारा किया गया है। तो खुदाई यहाँ पर देखिएगा, खुदाई जो है वो किसने की है? एक तो है बीबी लाल एंड उसका एक साथी है बी के थापर। इनके निर्देशन में देखिएगा इसकी खुदाई होती है 1961 से 69 के दौरान। तो बीबी लाल का पूरा नाम भी आप कभी आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा ब्रजबासी लाल है, और बी के थापर का पूरा नाम है बालकृष्ण थापर। इनके द्वारा उत्खनन कार्य किया गया था, जबकि खोज जो है वो अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी दोस्तों। यह एक बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन बनता है कि जैसे ही हमारा भारत आज़ाद हुआ तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो सारे केंद्र थे वो तो पाकिस्तान में रह गए। भारत के पास में कोई पुरातात्विक स्थल था नहीं, तो इसलिए ये कहा भी जल्दी से खोज की जाए। तो स्वतंत्रता के पश्चात पाकिस्तान ने कह दिया भी मेरे पास में सिंधु हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, तुम्हारे पास में क्या है? तो भारत ने बड़ी जल्दी ढूंढा और कहा हमारे पास में कालीबंगा है, और ये कहा भी कालीबंगा प्राचीनतम उत्खनित होने वाला स्थल है। तो स्वतंत्रता के पश्चात अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का उत्खनित होने वाला पहला पुरातात्विक स्थल कौन सा है, तो वो कालीबंगा है दोस्तों। और कालीबंगा कांस्य युगीन या फिर आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, ये अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था। अब आपसे पूछा जाए भी ये जो कालीबंगा शब्द है, ध्यान दीजिएगा, कालीबंगा ये जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? तो काली मैंने तो ब्लैक वाला ही काली होता है, और बंगा का मतलब पंजाबी में चूड़ियाँ बोलते हैं, वैसे ये सिंधी भाषा का शब्द है। तो कालीबंगा शब्द का अर्थ हो गया काली चूड़ियाँ। कालीबंगा ये जो सारे स्थल में जो भी चीज़ें मिली है, कालीबंगा में जो जो चीज़ें हमें इक्का गाड़ी मिली या कोई भी मुद्राएं मिली, ये सारी हम कहाँ देख सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें हमें कालीबंगा संग्रहालय में मिलती है। और कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना हनुमानगढ़ जिले के कालीबंगा में ही की गई थी। 1985-86 के दौरान इस संग्रहालय की स्थापना जो है वो की गई है प्यारे दोस्तों। कालीबंगा सभ्यता को हम 5 स्तरों में विभाजित करते हैं। कितने स्तरों में दोस्तों? 5 स्तरों में। और ये 5 में 2 और 3 है दोस्तों। तो 2 ये जो हैं ये सबसे प्राचीनतम स्तर माने जाते हैं, और 3 जो हैं ये बाद में बनी हुई सभ्यताएं मानते हैं हम। कालीबंगा की खुदाई में हमें 2 टीले मिलते हैं, 2 टीले हमें प्राप्त होते हैं। एक तो आता है दुर्ग और एक आता है नगर। तो
तो 2 टीले हमें मिले हैं, एक के नीचे दुर्गनुमा नगर मिला है और दूसरे के नीचे बिना दुर्गनुमा नगर हमें प्राप्त होता है। तो दुर्ग जो है ऐसा मानते हैं सुरक्षित हुआ करता था, 4 दीवारी अच्छे से बनी हुई थी, यहाँ पर मकान भी बढ़िया होते थे। तो दुर्ग जो है यहाँ पर कुलीन वर्ग रहता होगा, शासक वर्ग रहता होगा, धनवान लोग यहाँ रहते होंगे और जो गरीब लोग सामान्य जनता है वो इस नगर में रहा करती होगी दोस्तों। तो अनुमान है कि विशिष्ट व्यक्ति दुर्ग में और सामान्य तथा गरीब व्यक्ति जो है वो नगर में रहता होगा, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं यहाँ से मिले हुए दुर्ग और नगर के अकॉर्डिंग। और ये दुर्ग और नगर 2 टीलों वाली जो विशेषता है आपको लगभग सारी सभ्यताओं में मिलती है दोस्तों। अब हम बात करें कालीबंगा सभ्यता की विशेषताओं की, तो सड़कें जो थी, नगर की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और इस पद्धति को हम ऑक्सफोर्ड पद्धति, जाल पद्धति, ग्रीक पद्धति, चेम्सफोर्ड पद्धति आदि के नाम से जानते हैं। यानी इस तरह से ग्रिड नुमा ये बनी हुआ करती थी दोस्तों, यानी सारी गलियां जो हैं, सड़कें जो हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसे हम चेम्सफोर्ड पद्धति भी कहते हैं, जाल पद्धति, ग्रीक पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति के नाम से जानते हैं। अब मकान के दरवाजे जो हैं वो सड़क की ओर न खुल करके, मुख्य सड़क की ओर न खुल करके पीछे की ओर खुला करते थे दोस्तों। भवन यहाँ पर जो हमें मिले, पहले तो कच्ची ईंटों के बने हुए मिले हैं और बाद के जो मकान हैं वो आपको पक्की ईंटों से बने हुए भी मिलते हैं। पक्की कर लीजिएगा यहाँ पर दोस्तों, बाद के मकान जो है वो आपको पक्की ईंटों से बने हुए भी प्राप्त होते हैं। ईंटों का अनुपात 30:15:7.5 है, ये इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का माप है। अब देखिएगा, कालीबंगा को हम कहते हैं दीनहीन बस्ती। अगर आपसे पूछा जाए भी दीनहीन बस्ती कौन सी है, तो दीनहीन बस्ती कौन सी है, किसे जाना जाता है, कालीबंगा जो है उसे ही हम दीनहीन बस्ती के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ के जो मकान हैं वो कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं प्यारे दोस्तों, यहाँ के जो मकान हैं वो कच्ची ईंटों के बने हुए मकान हैं। दीनहीन बस्ती इसीलिए हम इसे कहते हैं क्योंकि गरीब लोगों का ये स्थान माना जाता है दोस्तों। अब यहाँ जब देखा गया तो खुदाई के दौरान हमें मकान मिले, मकान में मिली थी दरारें, यानी उनकी दीवारों के अंदर इस तरह से दरारें हमें प्राप्त होती हैं और इन दरारों के अकॉर्डिंग हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पर कभी भूकंप भी आया होगा। तो अच्छा प्रश्न बन गया, यहाँ से हमें भूकंप के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और ये जो भूकंप के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं ये विश्व के सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य हैं, या हम कहें प्राचीनतम साक्ष्य या सबसे पहले मिलने वाले भूकंप के साक्ष्य हम कह सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमें एक स्नानागार भी मिला है जहाँ से पानी निकालने के लिए नाली लकड़ी की बनी हुई है दोस्तों। पहले लकड़ी की बनी हुई है, बाद में ईंटों की भी बनाई गई, लेकिन लकड़ी की बनी होना इम्पोर्टेंट है क्योंकि विश्व में सर्वप्रथम लकड़ी की नाली के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, यहीं से कालीबंगा से ही हमें प्राप्त होते हैं दोस्तों। प्राचीनतम नगर के साक्ष्य भी हमें यहीं से मिले हैं। यहाँ से खेत मिले हैं हल से जुते हुए, यानी कृषि उस समय चालू हो चुकी थी, तो यहाँ से हमें हल से जुते हुए खेतों के अवशेष प्राप्त होते हैं और इसमें मिश्रित फसल के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। मिश्रित फसल यानी जौ और गेहूं के उत्पादन की बात हम करें, 2 फसलें एक साथ हमें यहाँ देखने को मिल रही है। फर्श से हमें अलंकृत और सजावटी ईंटें भी प्राप्त हो रही हैं। फर्श जो है वहाँ से हमें सजावटी और अलंकृत ईंटें भी प्राप्त होती हैं। यहाँ से हमें लोथल सभ्यता की तरह ही 7 अग्नि वेदिकाएँ यानी कि हवन कुंड जो हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। तो लोथल की तरह ही यहाँ से हमें 7 अग्नि वेदिकाएँ इस प्रकार से मानते हैं भी वो भी हवन वगैरह यज्ञ वगैरह करते होंगे और इसमें हड्डियों के अवशेष भी हमें मिले हैं। यानी यज्ञ वेदिकाएँ जो होती हैं इस तरह की यज्ञ वेदिकाएँ जो होती हैं वो हमें प्राप्त होती हैं। 7 अग्नि वेदिकाएँ यानी 7 हवन कुंड हमें प्राप्त होती हैं और इसमें हड्डियों के अवशेष भी मिलते हैं, जिसके अनुसार हम मानते हैं कि यहाँ पर कभी न कभी बलि प्रथा भी होती रही होगी। बलि प्रथा के अनुमान भी हम यहाँ से लगाते हैं प्यारे दोस्तों। यहाँ से हमें मुद्रा मिली, एक मुद्रा पर हमें व्याघ्र का और एक सिक्के पर हमें महिला कुमारी देवी का चित्र भी देखने को मिलता है। कोई इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी करवा दिया मैंने। यहाँ अनुमान लगाया जाता है इनके आधार पर महिला कुमारी आदि
के आधार पर, जो मूर्तियाँ मिली उनके आधार पर, कि यहाँ पर हो ना हो मातृ सत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती होगी। मातृ सत्तात्मक जैसे आज अपनी पितृ सत्तात्मक है ना, आप सबका जो सर्टिफिकेट बनता है उसमें पिता का नाम आता है पहले, अब तो माता का भी आना शुरू हो गया, तो पिता का नाम आता है वैसे, और घर में पिता ही सारे डिसीजन लेता है। तो लेकिन उस समय जो था उल्टा हुआ करता था, मातृ सत्तात्मक था, यानी यहाँ पर शासन वगैरह, सत्ता वगैरह, पारिवारिक सत्ता वगैरह किसके पास में हुआ करती थी? मातृ के पास में हुआ करती थी। तो ये मातृ सत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती थी, ऐसा अपने अनुमान करती हैं दोस्तों। ऐसा हमने पढ़ा नहीं है, बस जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, जो चीज़ हमें मिली तो उसी के अनुसार हम अनुमान लगाते हैं भी ऐसा हुआ होगा। तो यहाँ पर एक खोपड़ी भी हमें मिलती है जो कि एक बालक की खोपड़ी है, उसमें 6 छेद हैं, और 6 छेद जो हैं ये प्रमाणित करते हैं कि यहाँ पर कभी न कभी इस तरह की शल्य चिकित्सा की गई होगी। तो एक प्रकार से ऑपरेशन का सा प्रमाण हमें यहाँ से प्राप्त होता है खोपड़ी के छेदों से। अब हो सकता है किसी ने ठोक के उसको मार दिया हो, है ना, छेद करके देख रहे हो, पता नहीं क्या किया होगा, लेकिन हमने तो उसके आधार पर ये अनुमान लगा दिया कि हो ना हो इसकी शल्य चिकित्सा हुई होगी, कोई बीमारी रही होगी दोस्तों। और ये जो शल्य चिकित्सा के साक्ष्य हैं वो विश्व में सर्वप्रथम हमें यहीं से प्राप्त होते हैं। अगर आपको पूछा जाए विश्व में सबसे पहले शल्य चिकित्सा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होते हैं दोस्तों। यहाँ हमें कपड़े में लिपटा उस्तरा और एक मिट्टी का पैमाना भी प्राप्त होता है। उस्तरा मिला तो हम मान सकते हैं कि वो भी कोई शेव वगैरह करते होंगे, बाल काटते होंगे, यानी सौंदर्य प्रसाधन का इस्तेमाल करते होंगे दोस्तों। यहाँ से कुछ हमें बेलनाकार मोहरें भी मिली हैं। मोहरें यानी जो स्टाम्प अपने लगाते हैं ना, मोहर लगाते हैं उस प्रकार की। यहाँ से हमें बेलनाकार मोहरें प्राप्त होती हैं जो कहाँ की है? मेसोपोटामिया सभ्यता की है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन हुआ करता था। तो ये प्रमाणित करता है कि कहीं ना कहीं आपस में इनका कोई लेन देन रहा होगा, कोई ना कोई व्यापार इनका आपस में होता होगा, तभी ये मोहरें यहाँ तक पहुँच पाई हैं। तो इस प्रकार से हम इसके साथ में संबंध जोड़ देते हैं। यहाँ से कलश शवादान के भी साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, शव के साथ में कलश भी प्राप्त होते हैं। यहाँ से हमें कांस्य का दर्पण, हाथी दांत का कंघा, मूंगे, मनके और सीप के आभूषण, तांबे की पिने, ये चीज़ें मिली हैं। यानी ये लोग भी क्या थे? कहीं ना कहीं सौंदर्य के पुजारी थे, और ये भी सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल किया करते थे। चेहरा देखते थे, कंघी करते थे, आभूषण पहनते थे, महिलाएं पिन लगाती थी। इस प्रकार की चीज़ें हमें मिलती हैं जिससे ये प्रमाणित होता है दोस्तों। अब एक ज़रूरी बात यह है कि यहाँ से हमें मंदिरों के जो अवशेष हैं वो प्राप्त नहीं होते, हमें मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं दोस्तों। यहाँ से हमें भारत के सबसे प्राचीन सामूहिक तंदूर के अवशेष मिले हैं, यानी 6 तंदूर हमें एक साथ प्राप्त होते हैं। तंदूर के साक्ष्य जो हमें मिलते हैं, तो इस प्रकार से हम मानते हैं कि जॉइंट फैमिली रहती होगी और बहुत सारी रोटियां, खाना जो है वो एक साथ हमें बनता होगा। तो इतने सारे तंदूर के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। कालीबंगा सभ्यता से ही हमें एक अंडाकार कब्र के साक्ष्य भी मिलते हैं। इस कब्र को चिरायु कब्र के नाम से जाना गया है। किस नाम से जाना गया है? चिरायु कब्र के नाम से जाना गया है। यहाँ से हमें स्वास्तिक यानी साखिया जिसे अपने बोलते हैं ना, ये वाला, तो कहीं ना कहीं ऐसे स्वास्तिक का चिन्ह भी हमें यहाँ से देखने को मिलता है दोस्तों। समाज में पुरोहित जो हुआ करता था उसका मुख्य स्थान हुआ करता था, हवन वगैरह जो मुख्य कार्य था वो यही संपादित किया करता था। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन सी थी? तो कालीबंगा थी दोस्तों। कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है और ये एक नगरीय सभ्यता थी दोस्तों। अब देखिएगा इसका पतन किस तरह से हुआ, इसमें बहुत सारे विद्वान जो हैं अलग अलग कारण मानते हैं, लेकिन प्रसिद्ध इतिहासकार कैनेडी जो हैं, कैनेडी ये मानते हैं कि इस सभ्यता का जो पतन है किसी न किसी संक्रामक बीमारी के कारण हुआ था। कोई ऐसा रोग रहा होगा जिसके कारण जो है इस सभ्यता का पतन हो गया। कुछ विद्वान जो है इसमें प्राकृतिक आपदा से, भूकंप वगैरह आदि से भी मानते हैं। कोई जो है इसमें एक, जैसे अभी कोरोना का चल रहा है तो ऐसी कोई महामारी आई होगी, उससे भी मानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने
कालीबंगा के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लिया है, एक एक चीज़ को हमने इसे देखा है। मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद में भी यहाँ से कोई प्रश्न कोई बचता होगा तो फिर अपने टेस्ट के माध्यम से भी उनको डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर करके जाइएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नई जानकारी के साथ, कुछ और नए तथ्यों के साथ। तब तक यूं ही बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।